बट वो लोग देख रहे हैं, किसी ने पीछे से ये भी ऑब्जर्व नहीं किया कि वो बिजली की आग है, किस चीज की आग है। पानी डाल दिया सीधा, और वो पानी के बाद वो एकदम से एक आग इतनी तेजी से भड़की और फिर इतना धुआं हो गया कि वो ना कुछ उसके कुछ करना नीचे गिरने लग गए लोगों के ऊपर। मैं थोड़ा सा 2-4 कदम उनसे आगे हो गई, मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बट अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे, तो उस चक्कर में ना हम लोग अलग अलग हो गए, धक्के मुक्की होने लग गई थी। मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुई उस धुएं से बाहर निकलने की। मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा जहरीला था वो कि मतलब मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, वो धुआं एकदम से अंदर चला गया। मगर उन्होंने भी मैंने उनसे बार बार बोलती मैम कुछ तो अपडेट बताइए, क्या कुछ अपडेट आई है वहाँ की, कुछ कितने लोग घायल हुए हैं, वो इंजरी हुई है उनकी या फिर नहीं रहे उस दुनिया में, आप मुझे कुछ तो बताएं प्लीज, कुछ तो बताएं। और मुझे पता है मैं किस तरीके से अपनी वाइफ को आग दी है। लोगों की लापरवाही का नतीजा एक आम जनता ने भुगता है ये सब। और उस कंपनसेशन को देने के लिए, भीख देने के लिए ना मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है कि आप अपनी ये अकाउंट डिटेल दीजिए। कलेक्टर ऑफिस से मेरे पास फोन आता है। मतलब हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। बॉडी मेरी मामी की, बड़ी वाली मामी की ऐसी थी जो आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मेरी मामी ने, छोटी मामी ने जो बची हैं लोन सर्वाइवर, उन्होंने तो डिनाई करा था कि ये मेरी बहन नहीं है करके। बट मामा वहाँ पे पहुंचे, मामा ने एक टोरिंग देख के इनको पहचाना कि नहीं ये मेरी वाइफ ही है, और हाँ ये डेथ हो चुकी है, अब हमें पता लग चुका है। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। 6 दिसंबर शनिवार रात करीब 12 बजे गोवा के बिर्च नाइट क्लब में जो अग्निकांड हुआ उसने एक बार भ्रष्ट तंत्र की पोल को उजागर किया है और यह फिर सवालिया निशान खड़ा किया है कि आखिर कब तक जब घटना होगी तब जागने का संदेश दिया जाएगा। लेकिन उस घटना में 25 बेगुनाह लोग मारे गए। हैरानी की बात यह कि उस जो नाइट क्लब के 2 मालिक थे वह रातों रात देश छोड़ करके फरार हो जाते हैं और थाईलैंड में जाकर के पनाह लेते हैं। लेकिन उस घटना में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने को खोया और मौत को करीब से देखा। उन्हीं में एक ऐसी दिल्ली की महिला जो कि भावना है, जिन्होंने अपने उस घटना में पति को खोया और 3 सगी बहनों को खोया। वो हमारे बीच में हैं। इससे बड़ा दर्द उस परिवार के लिए क्या हो सकता है कि जिसने इस अग्निकांड में 4 अपनों को खोया है। भावना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कि आज 6 दिन इस घटना को बीत गए और उसके बाद में अभी तक आपके पास में सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति सांत्वना देने के लिए आया? नहीं सर, कोई भी नहीं आया सर। कोई कॉल भी नहीं आई, ना कोई फिजिकल आया है, कोई भी नहीं आया। नो, कोई संदेश नहीं। नो, कोई किसी ने कुछ कोई सांत्वना नहीं जताई, कोई नहीं आया। तो उस दिन यहाँ से आप दिल्ली से गोवा कब गए थे और उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? दिल्ली से हमारी फ्लाइट 4 तारीख की थी। 4 तारीख की इवनिंग की 7:40 PM। बट वो डिले होते होते वो इतना मतलब डिले, नेक्स्ट डे 5th को 3 बजे जब बहुत तमाशा हुआ था एयरपोर्ट में, उसके बाद उन्होंने कहीं से वहाँ पे जो उनका पायलट है वो अरेंज करवा के, क्रू टीम को अरेंज करवा करके फिर जो है 3 बजे की फ़्लाइट उन्होंने रेडी की। देन उसके बाद हम लोग गए और जो टाइम लगता है, टेकिंग टाइम जो भी लगता है, उसके बाद हम 5:30-6 बजे के आसपास हम गोवा पहुँचे हैं, 6 बजे के आसपास। फिर बस वहाँ पे अपने जो होटल बुक किया था हमने, वहाँ पे हमने स्टे किया। 6 तारीख को फिर हमारा प्लान बना यहाँ ये क्लब का, वो हमने किसी से एडवांस में बुकिंग करवाया था पूरे दिन, मतलब किसी से कांटेक्ट किया। तो वीकेंड था तो इसलिए हमने कहा कि हमें वहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाएगा, बुकिंग नहीं मिल पाएगी, तो हमने किसी से बोल करके एडवांस में बुकिंग करवाई थी। 11:15 के अप्रॉक्सीमेटली हम वहाँ पे पहुँचे, हमने एंट्री की थी वहाँ पर 11:15 पे। बस वहाँ पर बस हमने एंट्री की, जो हमारी टेबल रिजर्व थी, हम बैठे वहाँ पर। जस्ट हमने हार्डली हम 20 मिनट्स बैठे थे वहाँ पर। इनफैक्ट जो हमने जूस ऑर्डर किया था तो वो भी फिनिश नहीं हुआ था, और डांस चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। मेरे हस्बैंड वीडियो भी बना रहे थे, और वीडियो बनाते बनाते उन्होंने एकदम सडनली एक देखा कि वहाँ पे ना टॉप में जहाँ डीजे बज रहा था, म्यूज़िक था,
वहाँ एक तो वहाँ पे वो गन फायर जो चलती है हाँ जी वो चल रही थी। तो हस्बैंड की नज़र पड़ी तो उन्होंने बताया वहाँ के स्टाफ को कि ना यहाँ पे कुछ चिंगारी जल रही, कुछ छोटी सी आग है वहाँ पर, आप उन्होंने इशारे से बताया पहले। फिर बाद में कि एकदम क्योंकि ऐसी स्पेस पर ऐसी प्लेस पे ऐसा होता है ना कि एकदम से कोई इसका रिएक्शन देता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत समझदारी से वहाँ पे काम लिया, उन्होंने बहुत आराम से बोला वहाँ के स्टाफ को कि ना ऊपर चिंगारी चल रही है, शायद कोई शॉर्ट सर्किट समथिंग कुछ हुआ है तो आप उसको देखो। बट वो लोग देख रहे हैं, किसी ने पीछे से ये भी ऑब्जर्व नहीं किया कि वो बिजली की आग है, किस चीज़ की आग है। पानी डाल दिया सीधा उस पर, और वो पानी के बाद वो एकदम से एक आग इतनी तेज़ी से भड़की और फिर इतना धुआं हो गया कि वो ना कुछ उसके कुछ कण ना नीचे गिरने लग गए लोगों के ऊपर, पिघल के गिर। हाँ वो जो घास और बैम्बू से जो बना हुआ था, वो हट टाइप का बना हुआ था, कॉटेज टाइप का बना हुआ था, तो वो नीचे गिरने लग गए वो। फिर मेरे हस्बैंड ने सबको बोला कि भागो मत, पैनिक मत करो, आप आराम से चलिए। बस लोगों ने फिर जिसके ऊपर चीज़ें गिर रही है, लोग डर गए बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आग ना बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वो लोग भागने लग गए। और भागने से क्या, हम लोग साथ में ही खड़े थे, हम 4 बहनें, मेरे हस्बैंड साथ में ही खड़े थे। हम लोग भी वहाँ से मूव आउट कर ही रहे थे कि मैं थोड़ा सा 2-4 कदम उनसे आगे हो गई, मुझे लगा वो मेरे पीछे आ रहे हैं। बट अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे, तो उस चक्कर में ना हम लोग अलग अलग हो गए, धक्के मुक्की होने लग गई थी। तो उसी धक्के से मेरे पीछे से लोग इतने ज़्यादा लोग आए कि मैं दब गई बिल्कुल। और वो मतलब जहाँ वो मुझे लेके जा रहे हैं रास्ता, मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी कि वहाँ पे एक कदम आगे स्टेप आउट करने, मतलब आगे बढ़ाने की थोड़ा सा भी स्पेस नहीं था कि मैं अपने कदम को ऐसे आगे चल के बढ़ाऊँ। बस धक्के से रगड़ के जा रहे थे हम लोग, चीख रहे थे बहुत तेज़। बस वो फिर जो मेन डोर था उनका, क्योंकि वहाँ पे कोई इमरजेंसी डोर तो था नहीं कोई भी एग्जिट करने के लिए, एक ही डोर था। लोग वहीं से भागने की कोशिश करे, जिससे वो वजह से ना सारे लोग उसमें फंस गए, ब्लॉक सा हो गया वो डोर, लोग फंसने लगे। तो एक दूसरे को बहुत प्रेशर से ना धक्का दे के आगे फेंकने लग गए लोग। मुझे भी फेंका किसी ने पीछे से आ गए, मैं गिरते बची। और जैसे बाहर मैं निकली तो बाहर इतना धुआं कि वो मुझे अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, ना मुझे बाहर कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जाने का रास्ता किस तरफ है। तो मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुई उस धुएं से बाहर निकलने की। मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा जहरीला था वो कि मतलब मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वो धुआं एकदम से अंदर चला गया, मेरे आंखों के आगे एकदम मेरे अंदर गया धुआं में, कि मैं खुद जब बाहर आई हूँ तो मैंने खुद ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है। फिर मैं दोबारा वापस पीछे गई, मैं अपनी फैमिली को देखने के लिए देखा तो वहाँ पे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आग की लपटें निकल रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा पूरा हॉल जल चुका था वहाँ पर। मतलब ये हार्डली 2 से 3 मिनट में हुआ है, 5 मिनट भी नहीं लगे सबको, कि लोगों को सोचने तक का भी मौका नहीं मिला कि लोग क्या करें। जब आप वहाँ से निकल रहे थे तो आपके साथ में वो बहनें मतलब बिछड़ गई थी? हाँ वो बिछड़ चुकी थी, वो बहुत पीछे रह गए थे। उनको इनफैक्ट मैं देख भी नहीं पाई कि वो किस तरफ गए, कहाँ गए। बस खुद को बचाने के लिए बस मैं खुद भी मतलब इस तरह से बची हूँ कि मैं धक्कों से बाहर आई हूँ। अदरवाइज मैं उनको लेके मैं कोशिश करती कि मैं उनको खींच के बाहर लाती, बट मैं धक्कों से इतना आगे आ गई कि वो पीछे जाने का तो रास्ता ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं था बस में कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। बस मैं बोलती रहेगी कि आप जल्दी आओ, आग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप प्लीज़ जल्दी बाहर आओ। इनफैक्ट जहाँ पर वो खड़े थे ना, उनके ऊपर तक आग आ गई थी, इतना भी मैंने देखा। और धुआं हो गया था, बिल्कुल काला ब्लैक धुआं। आखिरी मोमेंट में आप अपने ना तो हस्बैंड को और ना अपनी बहनों को देख भी नहीं पाए कि वो किस हाल में थे और किस नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी भागा दौड़ी मच गई थी, इतना लोगों ने मतलब कैसे क्योंकि जिसको जो जहाँ से नीचे से रास्ता नहीं मिला तो टेबल से ऊपर चढ़ के भाग रहे थे लोग, इस तरह से बुरा हाल था। और इतना क्राउड था वहाँ पर कि एक सिंगल गेट, इतना क्राउड, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है उस क्राउड को। ना तो कोई आग बचाने के लिए कोई आ रहा है, ना तो वहाँ की फायर अलार्म बज रहा है, ना तो कोई वहाँ पे आग को बुझाने के लिए ना तो कोई इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं सर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। इस घटना के बाद में कहीं आपको लगा कि सुरक्षा को लेकर के कि आप यहाँ से गए थे तो एंजॉय करने के लिए गए थे, एक अच्छा और टाइम एक्सपेंड करने के लिए आप वहाँ गए थे, और वहाँ से आप दर्द लेकर के दिल्ली लौटे? सर बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने कि हम लोगों के साथ ऐसा होगा।
क्योंकि वो ना अगर उसी टाइम पे उस चीज़ को वहीं पर कंट्रोल कर दिया जाता, कुछ अपनी सेफ्टी अगर वहाँ पे उन लोगों ने अगर कुछ इस तरह के कुछ सिस्टम किए होते, अगर सेफ्टी रखी होती, तो ऐसा इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। माइनर सी इंजरी होती, कुछ लोग थोड़ा सा इंजर्ड होते, बट किसी की जान नहीं जाती सर। ये सिर्फ उन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, वहाँ के स्टाफ की लापरवाही की वजह से, और जो वहाँ पे जो अनऑथराइज तरीके से चल रहा है, बिना लाइसेंस के चल रहा है, और इतना नाम है उसका, मतलब वो बर्च का इतना नाम है, फेमस है वो जगह वहाँ पर। पता नहीं क्या था, इतना फेमस होने के बाद भी वो चल रहा है, वो भी बिना लाइसेंस के चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर। उसमें कोई ब्लास्ट हुआ था, जैसे कही गई कि बाद में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से लोग चपेट में आए। वो बाद में हुआ है सर। ब्लास्ट तो जब किचन तक आग पहुंची है ना, जहाँ पे लोग फंसे थे, वो ब्लास्ट तब बाद में हुआ है, जो आग किचन तक पहुंची थी। तकरीबन उस समय जब आप उसमें हॉल में थे, तो कितने तकरीबन लोग रहे होंगे उसमें? सर 200-250 के आसपास की गैदरिंग थी वहाँ पर, और स्पेस इतना नहीं था उसका। जो साइज आपने देखा होगा, इतना बड़ा साइज नहीं है वहाँ पे। लोग मतलब खड़े थे, मतलब ऐसा नहीं कि सब सीट्स में बैठे हुए थे अपने। वहाँ पे बहुत स्पेस भी नहीं था। जिस हिसाब से स्पेस था, लोग बहुत ज़्यादा थे उस हिसाब से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो लोगों को हम कैसे मैनेज कर मतलब मैनेज, किस तरह का मैनेजमेंट था वहाँ पर, कि हम लोगों को अगर कुछ ऐसा हो जाता है इन फ्यूचर, हम इतनी गैदरिंग करते हैं, तो हम उनको कैसे सेफ और साइड बाहर निकाल सके। ऐसा कुछ भी उनके पास, कोई भी उनकी प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा उनके पास कुछ भी सिस्टम नहीं था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अभी 4 लोग जो आपके एक ही फैमिली की जो हमारे बीच से चले गए, तो उन्होंने आपके साथ भी कुछ वहाँ जब गए होंगे तो प्रॉमिस किया हुआ, आगे की प्लानिंग की होगी। किस तरह की प्लानिंग? सर प्लानिंग तो मेरे हस्बैंड की, मेरी बहुत सारी प्लानिंग थी। हमने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था कि क्या ही मैं बताऊं। मतलब हम लोग ना हर दिन कुछ ना कुछ प्लान करते रहते थे। मेरे हस्बैंड का नेचर, मेरा नेचर ऑलमोस्ट सेम था। हम लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। हमको अच्छा लगता है कि फैमिली को घुमाना, आउटिंग कराना, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमने नेक्स्ट प्लान किया था कि हम अपनी मम्मी, जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरे पापा और मेरी मम्मी, उनको अब हम फ्लाइट में घुमाएंगे, मतलब उनको एरोप्लेन में बिठा कर। क्योंकि हम अब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे फैमिली में हर किसी का एक सपना होता है एरोप्लेन में बैठने का। तो मैं चाहती थी कि मैं एक बार उनको, यहाँ से मैं गोवा से जब जाऊँगी तो मैं एक बार उनको भी फ्लाइट में बिठाना है, मुझे उनको घुमाना है, मुझे मेरा एक सपना था। लेकिन मुझे क्या पता था सर कि इस तरह से वो सपना बीच में ही रह जाएगा, वो टूट जाएगा। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसा कभी हमारे साथ होगा। मतलब लोगों की लापरवाही का नतीजा एक आम जनता ने भुगता है ये सब। मेरे साथ तो ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है कि मेरी 3 बहनें, जो मेरी दोस्त भी थी, मेरी भाई भी थी, हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी। हम 5 जने कुछ भी करते थे आपस में, फ़ोन कॉल किया कि आ जाओ हम पार्टी करेंगे, आ जाओ। हम 5 का एक ना ग्रुप था। हमें किसी की और की ज़रूरत पड़ती नहीं थी कि हम बाहर किसी को कांटेक्ट करें। कोई दोस्त ऐसा था भी नहीं। हम आपस में हमारा 5 का इतना साथ था कि अब मेरा तो साथ सब रह गया सर। मैं अकेली पड़ गई बिल्कुल। ना तो मेरे हस्बैंड रहे, ना मेरी बहनें रही, बच्चे मेरे 2, मेरी दीदी के बच्चे 2, अकेले पूरा परिवार सर, सब अकेला पड़ गया। ना तो कोई हमारे घर में ऐसा कोई कमाने वाला है, क्योंकि हस्बैंड सब कुछ देखते थे, यहाँ पे भी देखते थे, वहाँ पे भी देखते थे। मेरे जो दीदी के हस्बैंड है, उनका अर्निंग सोर्स बहुत नॉर्मल है कि वो अपने परिवार को भी प्रॉपर तरीके से पाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 20-25 हज़ार में सर क्या गुजारा होता है आजकल के टाइम पे, आप खुद देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड ही देखते थे सब कुछ। वो हमारे घर का पूरा पिलर थे, सब कुछ। कहने को उनके बड़े भाई हैं, वो छोटे थे, बट पूरा होल सोल जो करते थे वो करते थे। सब कुछ देखना, सब कुछ करना, वही करते थे सर। अब वो लोग हमें कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा कंपनसेशन की वैल्यू क्या है। क्या वो मेरी फैमिली से बढ़कर है? मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने मना कर दिया साफ साफ सीधे शब्दों में कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। और उस कंपनसेशन को देने के लिए, भीख देने के लिए ना, मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है कि आप अपनी ये अकाउंट डिटेल दीजिए। कलेक्टर ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आता है कि ये, और ये अब से नहीं, हम जब से गोवा में थे तब से वो लोग हमसे ये डिटेल लेने में लगे हुए हैं, और आज तक परेशान। इनफैक्ट आज भी मेरे पास फ़ोन आया है कलेक्टर ऑफिस से, उनके जो उनका
पीए का फ़ोन आया है मेरे पास आज भी, वो आज भी यही बात बोल रहे हैं। सांत्वना देने के लिए किसी ने कॉल नहीं नहीं सर, किया, कुछ भी वो ऐसा आपको नहीं। परेशान करने के लिए कॉल हाँ, बस कि आप अपना ये आपकी डिटेल गलत है, ये वो गलत है, बस ये। सर मैं क्या ही बोलूँ, मतलब लोगों को मतलब अंदर से इंसानियत नाम की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है कि किसी की फैमिली के 4 लोग चले गए और आप उनको भीख देने में लगे पड़े हैं। मुझे क्या करना है इन पैसों का? जो मेरे घर का कमाने वाला था इंसान, आपने तो छीन लिया मुझसे। मैं क्या करूँगी इन पैसों का? ये मुझे भीख तो लग रही है सर। 2 लाख में किसी का परिवार पल जाता है, आप बताइए। 4 मेरे बच्चे हैं और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने उनसे ना कोई डिमांड की है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो फोर्सली मतलब मुझे देना चाह रहे हैं, मैं लेना नहीं चाहती, वो फोर्सली देना चाह रहे हैं। वो अपना वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि हम अपना हमारा पल्ला झड़े और हमारी जिम्मेदारी से हम साइड हो जाए, हमारा काम खत्म हो, बस वो ये करना चाहते हैं। मतलब अपने साइड से अपना पल्ला झाड़ना दिखाना चाहते हैं कि हमारी बस यही हाँ, जिम्मेदारी यही था कि हमने कर दिया। मुझे चाहिए नहीं तो मुझे आप वो क्यों फोर्स कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए, वो क्यों फोर्स कर रहे हैं? मैं क्या करूंगी इन सबको लेकर के? देखिए, अगर इस तरह से पर्यटक के मन में असुरक्षा का भाव आएगा तो कैसे घर से निकल के वो बाहर जाएगा? सर बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मतलब जिन लोगों से ये अपना मतलब जो स्टेट गोवा पर्यटकों से चलता है, मतलब हम लोग जब जाते हैं, हम पीक सीजन है ये, दिसंबर पीक सीजन होता है उनका। अगर वो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग क्यों जाएंगे वहाँ पे? और वो गोवा जो इतना फेमस है वो क्यों होगा इतना फेमस? जब उनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो वो लोग क्यों जाएंगे ऐसी जगह में? फिर तो वो अपने घर में बैठे रहेंगे, अपने आसपास की जगह में घूमेंगे। इतनी दूर पैसा खर्च करके अगला इंसान जा रहा है। हम जैसे मिडिल क्लास के लोग कैसे कैसे पाई करके पैसा जोड़ते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। हमारी ये कोई इंस्टेंट प्लानिंग नहीं होती, हम बहुत टाइम से प्लान सोचते हैं कि गोवा मोस्टली लोगों का एक सपना होता है जाने का, कि जाएंगे फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे, 13 साल मेरी शादी को हो गए, 13 साल से आज तक हम सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। बट जब प्लान बना तो देखिए क्या हुआ, हम भी पैसा खर्च करके गए हैं यहाँ से। जी, हम भी पैसा खर्च करके गए हैं सर, और पैसा खर्च करके गए हैं तो हमने भी तो हिम्मत जुटाई है ना कि पैसा जोड़ा है कि हम जाएंगे। और वो मतलब फिर भी पर्यटकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं देख रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अनऑथराइज तरीके से चीज़ें चल रही है तो उसको मतलब वहाँ के जो ऑनर हैं दूसरा ब्रदर्स, उनको सपोर्ट जा रहा है ना पूरा गवर्नमेंट का, तभी तो वो वहाँ से उस दिन भाग भी गए। वहाँ पे क्लब में आग लगी, लोग मर रहे हैं, और वो फ्लाइट बुक करी उन्होंने इंडिगो से और निकल भी गए वो लोग। यहाँ पे आम जनता परेशान हो रही है, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और उनको मिली और निकल गए। आप देखिए ना, ये खुद कितना बड़ा सच्चाई सामने आ रही है कि लोग भाग गए वहाँ से। इतना बड़ा ये चीज़ें है, उनको सपोर्ट है पूरा गवर्नमेंट का, तभी तो वो भाग रहे हैं, वरना अकेला कोई बिना सपोर्ट के कुछ कर ही नहीं सकता सर। अभी आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जो जाने वाले हैं वो चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आगे फिर से इस तरह की घटना ना हो, कोई अपना किसी का ना जिंदगी से जाए, इसमें आप ओवरऑल क्या देखना चाहते हैं और किससे क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे परिवार के साथ जो होना था वो हो गया, बाकी जो और कैजुअलिटी हुई है, जो जिसने खोया है वो उसकी कीमत जानता है। बट मैं नहीं चाहती कि इन फ्यूचर किसी और को ये चीज़ें फेस करनी पड़े। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों को लाइसेंस ना दें जो इस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। पूरा चेकिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे ये सब सेफ्टी यूज़ की जा रही है लोगों की मदद के लिए, कि इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसा हादसा हो, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, अपने हाथ में नहीं होती। जैसे आग लगना, मतलब कुछ भी, मतलब ये कुछ नेचुरल चीज़ें होती है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो अरेंजमेंट होता है वो तो वहाँ का ऑनर ही करेगा ना, जो वो उस चीज़ को बना रहा है। तो उस चीज़ का अरेंजमेंट तो वही करेगा ना, कि लोग आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में कौन सोचेगा? वो तो सिर्फ पैसा कमा रहा है बैठ करके वहाँ पर। लेकिन आगे से मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को पास ही नहीं करना चाहिए, कि जो इस तरह से अनऑथराइज तरीके से चीज़ें चल रही है उसको आगे से क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वहाँ फैमिली जाए उनको ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। और ये सिर्फ गोवा के लिए नहीं, मैं सर हर जगह के लिए ये बात कह रही हूँ कि ऐसा हर जगह होना चाहिए। पहले चेकिंग होनी चाहिए, हर 6 महीने में 3 महीने में वहाँ पे चेकिंग की जानी चाहिए कि वहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं। वहाँ पे से फायर अलार्म है ठीक है, किस कंडीशन में है, वहाँ पे जो फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सेफ कंडीशन में है, वो यूज़फुल है या नहीं है, वो क्या खाली दिखाने के लिए रखे गए हैं, वो पूरा चेकिंग होनी चाहिए हर 3 से 6 महीने में सर। जब आप वहाँ
भटक रहे थे उस हॉल से निकलने के बाद में अपने पति और अपनी बहनों की तलाश में, तो कब पता चला था आपको, क्योंकि आप तो खोजने की प्रयास कर रहे थे? सर मैं पूरी रात बस उनको ढूंढती रही और मतलब मैं बोलती रही कि प्लीज़ मुझे, अगर वो अंदर है तो मुझे कुछ अपडेट दीजिए, बट एट लास्ट किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने जो वहाँ के डीजी हैं, मैम है वहाँ पर, जो वो आए थे वहाँ पर, तब मैंने उनसे हेल्प मांगी, मैम मेरे साथ ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हुई है, मेरी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो वो मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके गए, अंजुना पुलिस स्टेशन। मुझे वहाँ ऑफिस में बिठाया उन्होंने कुछ टाइम, और उसके बाद कुछ मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाई, मेरे पास जो वीडियोस थी मैंने दिखाया कि मैं इस तरह से वहाँ पे वीडियो थी, मेरी फैमिली के ये लोग हैं, मैंने उनकी फ़ोटो दिखाई उनको कि ये लोग, आप प्लीज़ इनका पता लगवाइए, आप अपनी टीम को बोलिए कि इनको देखें वो अंदर है या नहीं है, क्योंकि बाहर मैंने सब जगह सर्च किया है, मैंने होटल में पूछा, वो कहीं नहीं है, क्योंकि मैं अगर ऐसे ढूंढ रही तो वो भी तो ढूंढेंगे मुझे, और मैं उनके अपने हस्बैंड के नंबर पर कॉल कर रही हूँ तो उनका नंबर भी रिंगिंग कर रहा है, बट वो कोई पिक नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप पता कीजिए। तो मैम ने वहाँ पे, उनके पास कुछ फ़ोटोज़ आई थी जो वहाँ पे जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, कुछ बॉडीज़ जो दिखी थी, उनकी मैम के पास कुछ फ़ोटो आई थी, तो उन्होंने, मैम ने मुझे वो कुछ फ़ोटो दिखाई, जिसमें से 2 मेरी सिस्टर थी जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई बर्निंग से, धुआं इनहेल होने से, हाँ जी, घुटन से। और तीसरी बॉडी उन्होंने मुझे बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में देखा कि जिसका पहचान करना बहुत ही मुश्किल था, कि वो इतना जल चुकी थी वो बॉडी, ना तो वो पता चल रहा था कि मेल है या फीमेल है, वो इतना बुरी तरह जल चुकी थी कि उनके अंदर की जब सब चीज़ें जल चुकी थी, वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। मैं कहा मैं इनको कैसे पता लगाऊंगी कि कौन है, मेरी फैमिली से कोई भी कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि ऐसा कोई। फिर मैंने रात को मेरी 2 बहनों का जब पता चला, मुझे 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास जब पता चला, फिर मुझे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उन्होंने बिठा के रखा बहुत देर तक, मुझसे स्टेटमेंट ली गई, काफ़ी देर तक मुझे वहीं बिठा के रखा। मैं वहाँ पे परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा कि यार मुझे अकेले कमरे में उन्होंने बिठा के रखा हुआ है, मैं अगर किसी से कॉन्टैक्ट भी करना चाहूँ तो मैं किस तरह से बात करूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे कि मुझे मीडिया को फेस नहीं करने दे रहे थे वो लोग, कि मीडिया को अभी आप फेस मत करना, अभी वो लोग आपको परेशान करेंगे। ठीक है, मैंने फेस नहीं किया, मगर उन्होंने भी मैंने उनसे बार बार बोलती रही, मैम कुछ तो अपडेट बताइए, क्या कुछ अपडेट आई है वहाँ की, कुछ कितने लोग घायल हुए हैं, वो इंजरी हुई है उनकी या फिर नहीं रहे उस दुनिया में, आप मुझे कुछ तो बताएं प्लीज़, कुछ तो बताएं। बट नहीं बताया उन्होंने। फिर लास्ट में मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे मेरे होटल छुड़वा दीजिए, मैं कम से कम अपनी फैमिली को तो बताऊं कि मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंस हुआ है, यहाँ पे मैं इस तरह से परेशान हूँ, अकेली हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बाद में बहुत देर के बाद फिर मुझे मेरे होटल में उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल के साथ मुझे वहाँ पे छुड़वाया, और लेडी कांस्टेबल मेरे साथ एक परमानेंटली रही है पूरा टाइम। तब मैंने अपने घर में फैमिली को फ़ोन किया। किसको कॉल किया था? अपनी फैमिली में ही जो मेरे जैसे यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉज हैं, कुछ उनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जिनको मैं जानती थी, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में है मिस्टर धनंजय। तो मैंने सबसे पहले तो उन्हीं को ही कॉल किया था। जब मैं उस स्पॉट पर थी तो तब सबसे पहले मैंने उन भैया को कॉल किया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और उनका नंबर फ़ोन रिंगिंग कर रहा है, आप प्लीज़ ट्रेस करवाओ। तो बस सर अपनी फैमिली की मदद ली मैंने, उन्हीं के थ्रू सब पता चला मुझे। मेरी फैमिली ने जो अपने सोर्स से वहाँ पे जो भी पता लगाया, बाकी मुझे वहाँ के प्रशासन गवर्नमेंट से मुझे कोई भी मदद नहीं मिली, ना वहाँ पे मिली, ना अभी तक मेरे पास कोई कॉल ना कुछ मदद के लिए कुछ आया है सर, ना वहाँ के ना यहाँ के। नहीं, इनफैक्ट दिल्ली में आने के बाद भी मुझे अभी तक किसी दिल्ली की गवर्नमेंट ने भी मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आपने सांसद विधायक किसी ने कोई बात नहीं? आपकी एक बहन की जिनकी शादी नहीं हुई? जी सर, एक बहन की शादी नहीं थी, बाकी एक सिस्टर की लास्ट ईयर शादी थी, उनकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी, कल 1 साल हुआ है। ये वो उस परिवार का दर्द है जिसे बयां करना बड़ा मुश्किल है। जो झेलता है वही समझता है, वही महसूस करता है। लेकिन सवाल इस बात का, घटनाएं होती हैं, जांच बैठाई जाती है,
अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, आरोपी भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो आरोप कभी तय नहीं होते हैं। कभी उसकी सजा उन आरोपियों को मिलती है, तब तक लोग भूल जाते हैं। सिस्टम बन गया है हमारे देश का। लूथरा ब्रदर्स जो उस बिर्च जो नाइट क्लब के जो मालिक हैं, थाईलैंड से गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन उसका हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि आर्थिक मदद तो दूर, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उन्होंने परिवार को सांत्वना देना भी उचित नहीं समझा। कई बार मंत्री सांसदों को लगता है कि फीता काटना, उद्घाटन करना, शुभारंभ करना ही देश की तरक्की का रास्ता है या फिर यही समाज सेवा है। लेकिन इस परिवार के लिए, इस दिल्ली के लिए इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है कि जिसने, जो यहाँ से सपना 13 साल का जो संजो कर रखा गया था, जिसे पूरा करने के लिए यह परिवार गोवा में जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है, वो भी एक महिला के सामने है। सवाल है उस पूरे भ्रष्ट तंत्र पर जो हमेशा किसी न किसी के आशीर्वाद से लगातार चलता रहता है। गोवा नाइट क्लब में जान गंवाने वाले विनोद के भाई हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? नवीन चंद। आपको उस घटना के बारे में कब पता चला था? हमें उस घटना के बारे में 6 तारीख को पता लगा। जैसे ही पता लगा तो हमने कितने बजे, क्या कर रहे थे? सुबह के 5:30 बजे के आसपास हम सो रहे थे। रिसेंटली एकदम झटका पड़ जाता कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया नहीं, चुपचाप हम तैयार होके वहाँ से निकल पड़े और मेरे भांजे ने टिकट बुक कराई। जैसे तैसे हमें टिकट बुक हो गई और हमारा जाना हुआ। फिर हम सीधे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके वहाँ हमारे मतलब एक कहते हैं ना कि बॉडी को जो चला गया, अब उसके वो तो उनके लिए वो है, उन्होंने बॉडी को भी सही तरीके से नहीं रखा था और बॉडी इतनी वो थी कि वहाँ पे हमें बार बार वो कर रहे हैं कि आप मीडिया से फेस मत करना, मीडिया को मत बताना, नहीं तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें वहाँ बिल्कुल ऐसे रखा कि आप बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाओ। तो अब हम इसलिए दिल्ली में बता रहे हैं ताकि जो और भी हैं, वो कह रहे हैं कि 20-25 मरे हैं, जो और भी मरे होंगे उसमें, तो हम उनके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। ये अपने लिए नहीं, उनके लिए भी हक के लिए, कि ताकि उनको भी है। और ये कोई मुआवजा देने का और ये कर रहे हैं, ये तो हमें ऐसे कह रहे हैं जैसे भीख दे रहे हो। मतलब हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। आप तो भीख दे रहे हो, मतलब कहने का मतलब है भीख देना। हमारी तो जनता, हमारी तो पूरे फैमिली गई है। अब इसमें आपस में ये नेता लोग आपस में उलझे पड़े हैं, बात टॉपिक किस चीज़ की चल रही है और अपने आपस में उलझे पड़े। ऐसा नहीं होता है। टॉपिक राजनीतिक अपनी जगह है और जो परिवार खोया है उनकी अपनी जगह है। आप उसमें डिबेट कर रहे हो और डिबेट में सीधे राजनीतिक लाना, ये कोई सलूशन नहीं है। इस घटना में आपने अपने भाई के साथ में अपनी वाइफ को भी खोया है और उनकी बहनों को भी खोया है। हाँ, सालियों को भी खोया है। टोटल 4 जने मेरे परिवार के, एक ही परिवार के 4 जने हैं और चारों ऐसे हैं कि अब हम बयान नहीं कर सकते। चारों मतलब इतनी बॉन्डिंग थी उन बहनों में और मेरे भाई में कि कहीं पर भी अगर कुछ भी करना है तो हम आपस में सलाह मशुरा करके अपना कुछ भी एंजॉय करना है तो हम सब साथ करते हैं। आप नहीं जा पाए थे गोवा? हाँ, मेरे को बोला था, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा भी अपना वो है काम धाम, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया, वो कैंसिल कर दिया। आखिरी टाइम आपकी अपनी वाइफ से या फिर भाई से कब बात हुई? सर, 5 तारीख को बात हुई थी। वो मेरे को कहते हैं ना छेड़ना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और हम नाइट क्लब जा रहे हैं रात में, हम इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा तो भाई अब इंजॉय करो, मुझे क्यों किल पा रहे हो? तो ये है। तो उसके बाद हमारी ना बात हुई है, ना चेहरा देख पाया हूँ मैं। और मुझे पता है मैं किस तरीके से अपनी वाइफ को आग दी है, मैं बयान नहीं कर सकता। हालांकि ये सब आपस में लड़ रहे हैं। अब उनका वो अगर कोई राजनेता मरे तब तो ये बहुत बड़ी वो हो जाती है, और कोई आम आदमी मरे तो उसमें कोई वो नहीं है। बच्चे साथ में थे या फिर नहीं, बच्चे घर ही थे सर। कितने बड़े बच्चे? मेरी एक 19 साल की लड़की है और एक छोटा लड़का है 14 साल का। तो अब हमने पूरी फ्यूचर, अब इतने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं
सास है, ससुर है, माँ है, बहू है, हम कैसे अपने को सर्वाइव करेंगे। गोवा नाइट क्लब की जो अग्निकांड हुआ उस घटना के बारे में जो सबसे पहले पता चला इस परिवार में, वो जो विनोद जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके भांजे हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम बलोदी है। और सबसे पहले शायद मुझे मामी ने कॉल करके बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है और मामा और मामी मिसिंग है। बाकी दोनों को मामी ने बताया था हमें कि मैंने 2 डिसीज बॉडी भी आइडेंटिफाई कर ली है, बट तुम्हारे मामा और मामी मिसिंग है। तो एक झटका था बहुत बड़ा, सुबह सुबह के टाइम पे ऐसा झटका कभी आज तक ज़िंदगी में हमने देखा नहीं है। फिर भी एक उम्मीद से कि शायद मामा मामी हमारे बच्चे होंगे दूसरे वाले। तो मैंने तुरंत सबको कॉल किया, अपने सारे बाकी मामा को कॉल किया और अर्लीस्ट फ्लाइट टू गोवा हमने बुक करा। और इस टाइम पे इतने सारे कैसे चल रहे थे इंडिगो को लेकर कि मैं पहले टिकट काउंटर पर गया कि हमारी टिकट जो अर्लीस्ट है वो इतने बजे की है, ये कैंसिल तो नहीं होगी। तो कहते सर कोई भरोसा नहीं है, अगर कैंसिल भी रहेगी तो। मतलब इसी चीज़ के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर जो लूथरा ब्रदर्स भागे थे उनका कैसे हो गया एकदम से ही, वो इंडिगो पकड़ के ही वो दिल्ली आए, कंफर्म हो जाता है और वहीं से फिर थाईलैंड में निकल जाते हैं टाइम टू टाइम। हम यहाँ पे तरस रहे कि हम जल्दी से जल्दी बस फ्लाइट में बैठ के पहुँचे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहले हमें जाना था होटल में, बट फिर क्योंकि किसी सोर्स से हमें पता लग गया था कि हमने एक और बॉडी आइडेंटिफाई करी है और वो मेरे मामा की ही थी। तो हमें पता लग गया बाद में कि मामा भी नहीं रहे हैं। तो बस किसी भी तरह एक शोक मन से, शांत मन से वहाँ पे गोवा गए। एक कहते हैं ना गोवा लोग जाते हैं खुशी मन से, हम लोग बिल्कुल ही गंदी तरीके से गोवा गए हैं, बहुत अशांत मन से गोवा गए हैं। और क्या गोवा नाम ही सुन के डर लगता है इस गोवा को। जब वहाँ मोचरी में गए तो हमें बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, तो एक बॉडी मेरी मामी की, बड़ी वाली मामी की ऐसी थी जो आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मेरी मामी ने, छोटी मामी ने जो बची हैं लोन सर्वाइवर, उन्होंने तो डिनाई करा था कि ये मेरी बहन नहीं है करके। बट मामा वहाँ पे पहुँचे, मामा ने एक टोरिंग देख के इनको पहचाना कि नहीं ये मेरी वाइफ ही है और हाँ ये डेथ हो चुकी है, अब हमें पता लग चुका है। तो एक उम्मीद जो आए थे हम करके कि शायद 2 लोग तो बचे होंगे, वो भी हमारी टूट गई थी। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा टूट गए थे। उस बीच में ना गवर्नमेंट ने हेल्प करी वहाँ की किसी ने, ना किसी हाई अथॉरिटीज़ ने हेल्प करी कि हमें कोई संभाले या बोले कि आपका काम जल्दी से जल्दी करके हम आपको तुरंत प्रबंध करेंगे वापस दिल्ली भेजने का। नहीं किया किसी ने ऐसा, हमें लटकाए रखा। एक पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी, उसके बाद सुबह हम पहुंच गए टाइम से वहाँ पे, उसके फिर शाम को जा रही है, फिर बोल रहे लेडी डॉक्टर नहीं है जीएमसी में। मतलब उनको पता है कि जब बॉडीज़ वहाँ पे आ रही हैं इतना सारा कांड होने के बाद, तो उनको वहाँ पे एक डॉक्टर को रखना चाहिए था ना पहले। तो सबसे पहली बात तो वो बनती है कि वहाँ पे डॉक्टर भेजो। तो किस बात का वो एक मेडिकल कॉलेज है, किस बात का वहाँ पे सामान मतलब रखा है आपने यहाँ पे इसको मेडिकल कॉलेज। मतलब एक तरह से जैसे उस बीच में जहाँ पे बर्च थी, बर्च जो बीच जो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स थे ना जिस तरह से जिसके हम बचा सके इनको, ऐसी इस गोवा मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर नहीं था जो हमारी बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी रिहा करा सके। मतलब इतनी बुरी हालत उस गोवा गवर्नमेंट की है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उस गवर्नमेंट से। ठीक है, थोड़े बहुत जो हमें हेल्प करा हमारे जो उत्तराखंड के सीएम हैं और डीएम ऑफ सीएम और डीएम ऑफ चंपावत हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी। उन्होंने बोला जितने जल्दी से जल्दी हो सके हम आपको वहाँ से दिल्ली पहुँचवाएंगे कैसे भी करके। उनका जो सोर्स लगा, उनकी जो पावर लगी, उसी कारण जल्दी जल्दी से काम हुए। पोस्टमार्टम में जल्दी हुआ, फिर हमें बॉडीज़ मिली, सारा हाई जो हमारा कॉम्बिनेशन था सब उन्होंने देखा फिर, और जहाँ तक हम उनके बदौलत ही आज आए हैं। घटना के बाद में जीवन में कभी गोवा जाना चाहूँ? सर गोवा क्या, अब तो किसी ऐसे क्लब, हम भी एक जवान लोग हैं, हम भी जाते हैं क्लब वगैरह। अब क्लब का नाम सुनते ही काँप जाते हैं, हम भी डर जाते हैं हम भी कि क्या है क्लब में। अब कुछ नहीं रखा क्लब में सर, सब बर्बाद हो गया सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरों को क्या बोले हम सर, घटना हमारे साथ हुई है। अब कोई जा रहा है गोवा या किसी भी क्लब में कि XYZ जगह कहीं भी जा रहा है, तो वो एक एंजॉय करने के लिए जा रहा है, टेंशन फ्री हो जा रहा है। हम वहाँ पे ये थोड़ा चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे फायर सिलेंडर है, कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, या एग्जिट कहाँ पर है, या एंट्री कहाँ पर है। ये नहीं देखना, हम तो एक पैसे दे के वहाँ पे, अब वो कंपनसेशन दे रहे हैं, उनका काम बिल्कुल कंपनसेशन दे रहे हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंपनसेशन। मतलब क्या मतलब बनता है कि अब हमको 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे रहे हैं लोग, क्या होएगा उससे? क्या वो जान की कीमत इतनी छोटी है कि वो हमें कंपनसेशन दे के शांत कर देंगे? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से कि आप लोग क्यों नहीं आए इस दुखद घड़ी में, हमारे पास क्यों नहीं आए आप लोग? क्योंकि किसी भी दिल्ली अथॉरिटी मतलब किसी भी का कॉल नहीं आया हमारे पास
किसी ने कोई सहायता नहीं करी। कॉल बुलाने के बाद भी वहाँ से सहायता नहीं हुई थी सर। ये हालात हैं इंडिगो की। अगर जो फ्लाइट है वो अगर कैंसिल होती है तो आम पब्लिक परेशान होती है। बाकी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रहती हैं, विवाद होता है, लेकिन पिस्ता आम आदमी है जो 13 साल के सपने को साकार करने के लिए गोवा के नाइट क्लब में जाता है, वहां के बीच पर घूमने का सपना संजोता है, लेकिन वह एक पल में टूट जाता है क्योंकि अव्यवस्था के नाम पर नाइट क्लब था और वहां पर जो एंट्री दी गई थी वह एंजॉय करने के नाम पर दी गई थी। लेकिन वही नाइट क्लब एक मौत का कुआं बना जिसने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 25 बेगुनाहों की जानें ली। लेकिन न्याय इन परिवारों को कब मिलेगा, वह दर्द कैसे कम होगा, यह सरकार के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। धन्यवाद।